औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एहतिशामुल हक। एक फैसला था जिसका सबको शिद्दत से इंतजार था। नून लीग वाले भी, अपोजिशन भी शिद्दत से इंतजार कर रही थी, और पीटीआई फरूक नसीम और खास तौर पर शहजाद अकबर को तो बहुत ही ज्यादा इंतजार था उसका, कहा जा रहा था। अब उस फैसले का डिसीजन आया है, एक लफ्ज है बदनीति का। बदनीति का लफ्ज हमारे मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। लेकिन बदनीति का लफ्ज इस डिसीजन में फाइनल नहीं, इस डिसीजन में मौजूद नहीं। इसकी असल हकीकत क्या है और ये शोर क्यों कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके वाले से हमारे पास गेस्ट मौजूद होंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, यूट्यूब पे भी काफी एक्टिव हैं, बोल टीवी पे भी आप उन्हें देखते हैं, सदीक जान। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह एहतिशाम भाई। सदीक, एक लफ्ज था बदनीति, वो लफ्ज कहाँ पे है? सुप्रीम नजर नहीं आ रहा फैसले पे, जबकि मीडिया पर तो बदनीति चल रहा है कल से। अच्छा एहतिशाम भाई, ये वाकई बहुत कंफ्यूजन है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 5 से 6 मिनट में इस सारे मसले को इस तरह से बता दूं आम फहम अंदाज में कि उसके बाद शायद कंफ्यूजन ना रहे जो इसको सुन लेगा। तो मैं बड़े आम फहम अंदाज में इसको बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, जब ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया सदर पाकिस्तान की तरफ, तो उसके बाद क्या हुआ कि सदर पाकिस्तान के भेजे हुए रेफरेंस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया काजी फाइज साहब को। पहले एक सिंपल नोटिस जारी किया, उस पर उन्होंने इब्तदाई अपना जवाब दिया, उसके बाद उसका जायजा लिया गया और उस पे अटॉर्नी जनरल को दोबारा नोटिस हुआ, अटॉर्नी जनरल ने दोबारा जवाब दिया, उस जवाब के ऊपर फिर शोकाज नोटिस जो है वो काजी फाइज साहब को जारी कर दिया गया। अब हुआ ये कि जब शोकाज नोटिस जारी हो गया और काजी फैसल साहब ने उसके बाद शोकाज नोटिस का जवाब देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में आके उसको चैलेंज कर दिया, तो इस पे हुकूमत का मौकफ ये था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि आइन के आर्टिकल 211 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब किसी मामले के ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है, जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर देती है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत किसी फोरम पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस के एहतसाब का फोरम है, उसके काम में मुदाखलत कोई इदारा नहीं कर सकता। अब उसके हुकूमत के इस आर्गूमेंट के जवाब में खिलाफ काजी फाइज साहब के वकील ने यह दलील दी कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया था। उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए यह कहा था कि जब भी किसी रेफरेंस के बनाने में बदनीयती होगी तो उस रेफरेंस को खत्म कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अब ये उनकी दलील थी। इसमें बड़े लंबे आर्गुमेंट्स हुए। फरोग नसीम साहब की दलील ये थी कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस में जो है वो शोकाज नोटिस जारी नहीं हुआ था, यहाँ पे शोकाज नोटिस जारी हो गया था। दूसरा, उन्होंने फिर वो बताया कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के केस में कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। वहां पे परवेज मुशर्रफ साहब ने बुला के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनसे इस्तीफा मांगा। फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जज बैठ गए उन मुशर्रफ साहब के कहने पे, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जज मौजूद ही नहीं थे उस वक्त। कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। एक जज 2 बजे अदालत में बैठा है कराची के अंदर, वो 5 बजे कैसे मौजूद हो सकता था? और 5 बजे ये खबर चलवा दी गई कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को माजूल कर दिया गया है, ओहदे से हटा दिया गया है, काम से रोक दिया गया है। तो कहने का मकसद यह है कि वहां पे बहुत कुछ था। फिर उनके घर में बच्चों को कैद कर दिया गया, उनके बालों से पकड़ा गया, उनसे इस्तीफा मांगा गया, उनको बरतरफ कर दिया गया, उनको काम से रोक दिया गया, बहुत कुछ था। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया था। लेकिन काजी फैसल साहब के वकील ने कहा कि सूरत हाल जो भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि क्योंकि बात नियति थी इसलिए हमने इसमें इंटरफेयर किया, तो लिहाजा ये हमारा आर्गुमेंट है, ये हमारी दलील है, ये हमारा पॉइंट है अपनी सपोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा ये केस सुन रही थी, उसमें हुकूमत के एंड पे ना 2 इश्यूज थे। एक था मेलाफाइडी इन लॉ, एक मामला है मेलाफाइडी इन फैक्ट्स। ये दोनों चीजें चैलेंज की हुई थी काजी फाइज साहब के वकील ने। अब मैं आम फहम अंदाज में बताता हूं कि मेलाफाइडी इन लॉ क्या है, मेलाफाइडी इन फैक्ट्स क्या है, और दोनों के कंसिक्वेंसेस जो मेरी नजर में है वो क्या है। मेलाफाइडी इन लॉ ये है कि कानून की जिस कानून को इस्तेमाल करते हुए रेफरेंस बनाया गया हुकूमत की जानिब से, जिस तरह से मटेरियल इकट्ठा किया गया, उसके लिए जिन कवानीन का इस्तेमाल किया गया, जिन कवानीन का सहारा लिया गया, उन कवानीन का सहारा नहीं लिया जा सकता था। उन कवानीन की तशरीह गलत की गई। इसको कहते हैं मेलाफाइडी इन लॉ।
यानी एक कानून आपको इजाजत उस चीज की नहीं देता था, लेकिन आपने कहा मुझे इजाजत देता है। आपने उस कानून की इंटरप्रिटेशन गलत की है, आपने उसकी तशरीह गलत किया है। ये है मैलाफाइडी इन लॉ। अब इस पे फरोग नसीम साहब, पहले मैं आपको बता देता हूं, मैलाफाइडी इन लॉ पे फरोग नसीम साहब ने ये कहा कि सदर, देखिए ये पूरी एक समरी बनती है, वजारत कानून की समरी बनी, वो गई काबीना, वो गई वज़ीर आज़म के पास, वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दी, एडवाइस की सदर को, सदर ने उसका जायजा लिया, सदर ने जस्टिस जाहिद हुसैन साहब से मशवरा किया, सदर ने फरोग नसीम साहब वज़ीर कानून से मशवरा किया। इस सब के बाद सदर ने वो रेफरेंस भेज दिया। हुकूमत जो रेफरेंस भेजती है वो जस्ट इंफॉर्मेशन होती है। हुकूमत किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, मालूमात इकट्ठी करके और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकती है। ये था एक पॉइंट के मैलाफाइडी लॉ का। मैलाफाइडी फैक्ट ये था, या ये हो सकता है, जो काजी फैसल साहब का ये इल्जाम है कि क्योंकि मैंने फैजाबाद धरने केस का फैसला दिया, क्योंकि मैंने उसमें आईएसआई के खिलाफ बातें लिखी, तो आईएसआई ने हुकूमत को कहा, हुकूमत के इदारे एक्टिव हुए, मेरे खिलाफ ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई, वही डोगर को इस्तेमाल किया गया, उसको प्रॉक्सी बनाया गया, इंफॉर्मेशन आईएसआई ने, एजेंसियों ने, हुकूमत ने, इदारों ने इकट्ठी की, फिर वो एआरयू के पास शिकायत आई, एआरयू के पास, एआरयू ने मेरे छानबीन की, हमारी जासूसी की, मेरे बच्चों की तस्वीरें बनाई, उनको ट्रेस किया, हमारे बहुत कुछ उन्होंने जो है वो इल्जामात लगाए। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैलाफाइडी इन लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफरेंस खारिज किया होगा, खत्म किया होगा। अब जो आपका पॉइंट है, जो आपका सवाल है कि मीडिया में तो कहा जा रहा है कि बदनीयती है, बदनीयती के तहत खारिज किया है, जबकि बदनीयती का लफ्ज तो नहीं है तहरीरी जो ऑर्डर है 11 पेजेस का। देखें, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार दे ही, इस रेफरेंस को और उस शोकॉज नोटिस को कलअदम करार दे ही नहीं सकती थी अगर बदनीयती ना होती, अगर बदनीयती साबित ना होती। अब बदनीयती के आगे मैंने आपको दो फर्क बता दिए हैं, एक लॉ में बदनीयती, एक फैक्ट्स में। लॉ में बदनीयती जो है उसके कंसिक्वेंसेस इतने वर्स्ट नहीं होंगे, इतने बदतरीन नहीं होंगे, इतने खराब नहीं होंगे, इतने तशवीशनाक नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि फरोग नसीम साहब ने कहा कि जब सदर के पास ये मामला गया या वजीर आजम के पास गया, तो वजीर आजम जो है वो एक क्रिकेटर रहे, लेजेंड थे, और वजीर आजम के पास जब मामला गया, वजीर आजम ने जायजा लिया, पूरी हायरार्की थी, नीचे से आया मामला, वजीर आजम ने देखा, वजीर आजम ने सदर को भेजा, सदर ने जो अपना माइंड अप्लाई किया, सदर भी वो लीगल माइंड तो नहीं है, वो तो डेंटिस्ट है ना बुनियादी तौर पर। सदर ने अपना माइंड अप्लाई किया, कुछ जजेस से मशवरा किया, वो जो रिटायर्ड जजेस हैं, और उसके बाद उन्होंने भेज दिया। वो कहते हैं कि अगर मैलाफाइडी लॉ है तो इतने कंसिक्वेंसेस उसके नहीं होंगे, क्योंकि कानून की तशरीह में गलती हो सकती है। और इस पे उमर रजा मंडियाल साहब ने कहा कि हम आपकी बात समझ रहे हैं, अगर मैलाफाइडी लॉ ना होता, और अगर वो सॉरी, अगर मैलाफाइडी लॉ की बात ना होती, या सदर और वज़ीर आज़म इतने बड़े लीगल माइंड होते, तो फिर हमें जरूरत ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के ये मामले देखने की। हम देख ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि जाहिर है वो लीगल माइंड नहीं है, आइन की तशरीह का मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखना होता है, कानून की तशरीह का मामला सुप्रीम कोर्ट ने देखना होता है। तो अब आ जाती है दूसरी चीज, वो जो मैंने आपको बताई, मैलाफाइडी इन फैक्ट। मुझे ही लगता है जाती तौर पे कि मैलाफाइडी इन फैक्ट्स के ऊपर 7 जजेस नहीं जाएंगे, ये मेरी जाती राय है, ये मेरा तासुर है, ये मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जो 3 जजेस हैं वो मैलाफाइडी इन फैक्ट्स की भी बात करेंगे, वो हुकूमत के खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशन भी देंगे, वो जो मुल्क में जो मौजूदा एहतसाब का निजाम चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, वो शायद नैब केसेस की भी बात करेंगे, वो बहुत कुछ लिखेंगे वो 3 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब और जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब। तो ये 2 फर्क थे, मैलाफाइडी लॉ, मैलाफाइडी इन फैक्ट। जनरल इसलिए ये खबर चल रही है कि बदनीयती पे रेफरेंस कलअदम किया है, क्योंकि अगर बदनीयती साबित ना होती तो ये रेफरेंस कलअदम नहीं हो सकता था। लफ्ज है या नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि मैलाफाइडी नजर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको कलअदम किया, और वो जो मैलाफाइडी लॉ है उसको अब ये भी कह सकते हैं कि टेक्निकल चीजें सामने आई, प्रोसीजरल चीजें सामने आई। मिसाल के तौर पे प्रोसीजरल चीज सबसे बड़ी क्या थी? सबसे बड़ी ये थी कि जब कंप्लेंट भाई डोगर ने हुकूमत के पास भेजी, तो हुकूमत को वो ये कंप्लेंट, इदारे को वो कंप्लेंट, एआरयू को वो कंप्लेंट सदर पाकिस्तान को डायरेक्ट देनी चाहिए थी, और सदर पाकिस्तान एफबीआर को कहते और एफआईए को कहते कि ये मुझे डॉक्यूमेंट्स दें। एआरयू नहीं कह सकता था, शहजाद अकबर साहब नहीं कहता था, कह सकते थे, ये मौकफ है काजी फैसल साहब के वकील का। अब हुकूमत का अपना एक वो है, हुकूमत कहती है कि जी एआरयू के पास आए, एआरयू ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने वज़ीर कानून को भेजा, वज़ीर कानून ने कहा कि यार ये कंप्लेंट जो आई है, ये कागज का सफा जो आया है, पहले वेरीफाई तो करो इसमें कुछ है या नहीं है, बजाय इसके कि ये हम सफा उठा के और सदर को भेज दें। एआरयू ने क्या किया? एआरयू ने मामला एफबीआर को भेज दिया, एफआईए को भेज दिया, नादरा को भेज दिया, वहां से मालूमात ली, एक्शन कोई नहीं लिया।
कार्रवाई कोई नहीं की, जस्ट इंफॉर्मेशन ली, मालूमात ली और वो मालूमात रख दी सदर पाकिस्तान के सामने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने। लेकिन मंसूर अली शाह साहब वगैरह का ये कहना था कि ARU जो है वो सदर की मंजूरी के बगैर इन मुतलका इदारों से इंफॉर्मेशन ले ही नहीं सकते थे। FBR अपने कानून के मुताबिक सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी और की इनको दे ही नहीं सकता था। ये वो चीज है जो मैंने कोशिश की, टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन मैंने कोशिश की कि वन गो में आपको ये क्लैरिटी दे सकूं कि मामला क्या था।